नमस्ते साथियों, जय श्री कृष्णा। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और आरपीएससी सेकंड ग्रेड हिंदी विषय से तैयारी करने वाले जितने भी साथी इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि आपको इस चैनल पर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड हिंदी विषय की पूरी तैयारी करवाई जा रही है। और मेरे हाथों से बनाए हुए जो भी नोट्स है वो मैं आपको इस चैनल पर फ्री में उपलब्ध करवा रही हूँ। इन नोट्स के आपको कोई पैसा नहीं देना है, कोई चार्ज नहीं देना है, बिल्कुल फ्री है ये नोट्स। तो आप अधिक से अधिक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़ें ताकि उन सभी साथियों की मदद हो सके जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ में फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर का जो भी सिलेबस था वो शेयर किया था और मैंने आपको बताया था कि कुछ साथियों का मैसेज आ रहा था कि आप हमें जीके की भी तैयारी साथ में करवाओ। तो मेरे पास में कुछ जीके के भी नोट्स है, तो आज से मैं आपको जीके के नोट्स उपलब्ध कराऊंगी। पहले हम गुप्तकाल स्टार्ट करेंगे, हमारा गुप्तकाल का टॉपिक पूरा हो जाएगा, उसके बाद में मैं फिर से हिंदी की क्लास स्टार्ट करूँगी। एक क्लास में हिंदी की डालूंगी और एक क्लास में जीके की डालूंगी। तो आप साथ में नोट्स बनाते रहिए और ये नोट्स मेरे बहुत ही अच्छे हैं। मैंने अभी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दिया है तो इनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। और साथ में मैंने इनके साथ में कौन कौन सी बुक पढ़ी थी ये भी मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। तो आज से हम गुप्तकाल जो हमारा टॉपिक है हम जीके में वो स्टार्ट करेंगे। गुप्तकाल इसका समय है 275 से 550 ईस्वी। हम गुप्तकाल में सबसे पहले कला को पढ़ेंगे। हमारे टॉपिक में कला, साहित्य, स्थापत्य कला और चित्रकला ये सारे हमारे टॉपिक में है गुप्तकाल में। तो हमें जो हमारे टॉपिक में दिया हुआ है वही हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम कला के बारे में पढ़ेंगे। कला व साहित्य की दृष्टि से गुप्तकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं। ये किसने कहा है? के.एम. मुंशी ने कहा है। यानी के.एम. मुंशी के अनुसार कला व साहित्य की दृष्टि से गुप्तकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं। गुप्तों के समय कला के 3 केंद्र थे। कौन कौन थे? मथुरा, पाटलिपुत्र और सारनाथ। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। यानी कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन है? वो है श्रीगुप्त। इस वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। विष्णुगुप्त इस वंश का अंतिम शासक था। भारत में मंदिर निर्माण परंपरा गुप्त काल से प्रारंभ हुई थी। यानी भारत में जो भी मंदिर निर्माण की परंपरा वो हुई थी वो कब से प्रारंभ हुई थी? गुप्त काल से प्रारंभ हुई थी। अब हम इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे? गुप्त काल में मंदिर पढ़ेंगे, स्तूप पढ़ेंगे, मूर्तिकला और चित्रकला। चित्रकला यानी गुफा, जो भी गुफा है उनके बारे में हम गुप्त काल में कला में जो भी ये टॉपिक है इनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा मंदिर। मुख्यतया नागर शैली के मंदिर बने हैं। यानी गुप्त काल में किस शैली के मंदिर बने हुए हैं? तो नागर शैली के बने हुए हैं। और ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, तो आप ध्यान रखना। मंदिर सामान्यतः एक ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते थे। मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? गर्भगृह होता है। गर्भगृह में मूर्ति स्थापित की जाती है। गर्भगृह 3 और दीवारों से घिरा होता था, जबकि एक और प्रवेश द्वार बना होता था। पहले गर्भगृह की दीवार सादी होती थी, पर बाद में चलकर उन्हें मूर्तियों एवं अन्य अलंकरणों से सजाया जाने लगा। अधिकांश मंदिर पाषाण मंदिर है। यानी गुप्त काल में अधिकांश मंदिर है वो किससे है? पाषाण यानी पत्थर से बने हुए हैं। प्रारंभिक मंदिरों की छतें चपटी होती थी और आगे चलकर शिखर भी बनने लगे। ईंटों द्वारा निर्मित मंदिर भी मिलते हैं, जो कितने हैं? 3 मंदिर। यानी गुप्त काल में पाषाण से बने मंदिर है, लेकिन ईंटों से बने हुए मंदिर भी हमें मिलते हैं गुप्त काल में। अब हम देखेंगे कि ईंटों से बने हुए मंदिर कौन कौन से हैं। 3 मंदिर है। वो है भीतरगांव का विष्णु मंदिर जो कानपुर उत्तर प्रदेश में है, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर रायपुर छत्तीसगढ़ में है, और पहाड़पुर राजशाही मंदिर ये कहाँ है?
बांग्लादेश में है। यानी कि ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि ईंटों से निर्मित मंदिर कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ईंटों से बने हुए मंदिर कौन कौन से हैं। 3 मंदिर है, ठीक है। शिखर मंदिर का पहला उदाहरण, गुप्त काल का सर्वश्रेष्ठ मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, जो सबसे पहले इस मंदिर पर शिखर बना था। इसमें मंडपों की संख्या कितनी है? 4 है। और शिखर कितना ऊंचा है? तो 12 मीटर ऊंचा है। अन्य मंदिर कौन कौन से? भितरगांव, बोध गया का बुद्ध मंदिर। गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर बने चौखट पर मकर वाहिनी गंगा एवं कूर्म वाहिनी यमुना की आकृतियां उत्कीर्ण मिलती है। और ये क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा भी गया है कि कूर्म वाहिनी यमुना और मकर वाहिनी गंगा किस काल में मिलती है? तो ये गुप्त काल में मिलती है, वो भी गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर बने होते हैं। अब हम देखेंगे शिखर के भाग। शिखर के भाग कौन कौन से होते हैं? सबसे ऊपर ही ऊपर होता है कलश, फिर बाद में होता है आमलक, फिर कंठ, फिर अंडक और फिर होता है शुक नासिका। गर्भगृह के चारों ओर एक प्रदक्षिणा पथ बनाया जाता था। यानी जो अपन वो कहते हैं ना कि परिक्रमा ले लो, तो गर्भगृह के चारों ओर एक प्रदक्षिणा पथ होता है, यानी उसमें हम परिक्रमा लगाते हैं, उसे हम प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। महत्वपूर्ण मंदिर, यानी कि गुप्त काल में कौन कौन से मंदिर है, यह हम पढ़ेंगे अब। यह मंदिर शिखर विहीन है, यानी कि जो भी हम मंदिर पढ़ेंगे आगे, इनमें शिखर नहीं बना हुआ है। तो सांची का मंदिर विष्णु मंदिर है, कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कनिंघम ने इसे गुप्त काल का प्रारंभिक मंदिर कहा है और 17 नंबर का मंदिर है ये। देखिए, आपको एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि शिखर युक्त मंदिर कौन सा है और शिखर युक्त मंदिर कौन सा नहीं है। तो ये भी शिखर युक्त मंदिर और शिखर मुक्त मंदिर कौन सा है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये अभी हम पढ़ रहे हैं शिखर विहीन है, यानी इन मंदिर पर शिखर नहीं बना हुआ है। दूसरा है एरन का विष्णु मंदिर, ये मध्य प्रदेश के सागर जिले में बना हुआ है। सम्राट बुद्धगुप्त के समय 485 ईस्वी में भगवान विष्णु के मंदिर के सामने एक गरुड़ शीर्ष से अलंकृत 47 फुट ऊंचा ध्वज स्तंभ स्थापित किया गया था। तीसरा है तिगवा का विष्णु मंदिर, यह जबलपुर मध्य प्रदेश में है। गर्भगृह के अंदर नरसिंह की मूर्ति प्रतिष्ठित है। बुमरा का शिव मंदिर कहाँ है? सतना मध्य प्रदेश में। देखिए, एग्जाम में आरपीएससी वाले कभी कभी मिलान में भी दे देते हैं कि बुमरा का शिव मंदिर कहाँ है? सतना मध्य प्रदेश में। सांची का मंदिर कहाँ है? एरन का मंदिर कहाँ है? ये बहुत सारे आपको मिलान में भी पूछ सकते हैं। तो कौन सा मंदिर किस जगह है, ये भी आपको याद रखना है। बुमरा का शिव मंदिर, इसमें शिवजी रत्न जड़ित मुकुट पहने हुए हैं। इसका पता 1920 से 27 में राखलदास बनर्जी ने लगाया था। फिर हम देखेंगे नचना कुठार का पार्वती मंदिर, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले अजयगढ़ रियासत में स्थित है। कनिंघम के अनुसार देवी पार्वती का मंदिर है। शिव पार्वती वाद्य बजाते हुए बताया गया है। इसमें रामायण महाभारत का सर्वप्रथम अंकन का चित्रण है और राखलदास बनर्जी ने शिव मंदिर माना है। छठा हम देखेंगे पिपरिया का विष्णु मंदिर, यह सतना मध्य प्रदेश में है। उपरोक्त सभी मंदिर शिखर विहीन है, यानी जो अभी अपने 6 मंदिर पढ़े हैं, अभी अपने जो 6 मंदिर पढ़े थे, ये सभी क्या थे? शिखर विहीन थे, यानी इन मंदिर पर शिखर नहीं बना हुआ है। अब हम पढ़ेंगे शिखर से बने हुए मंदिर, यानी शिखर युक्त मंदिर कौन कौन से हैं, वो हम पढ़ेंगे। पहला है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये झांसी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के बेतवा नदी के किनारे स्थित है। शिखर युक्त मंदिर है, विष्णु शयन अवस्था में है देवगढ़ का दशावतार मंदिर में। और गुप्त काल का सर्वश्रेष्ठ मंदिर कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। विष्णु के 10 अवतारों का चित्रण है। रामायण महाभारत कृष्ण लीला के दृश्य मिलते हैं। देखिए, इन मंदिरों में जो भी ये हम इन मंदिर पढ़ रहे हैं, इनमें पिछले जितने भी एग्जाम हुए उनमें मंदिर में एक क्वेश्चन पूछा गया था, और अभी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था उनमें भी मंदिर में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको ये मंदिर अच्छे से पढ़ना है और कौन सा मंदिर कहाँ है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरा मंदिर है भितरगांव का मंदिर, ये है कानपुर उत्तर प्रदेश में, ईंटों से निर्मित है।
शिखर बना हुआ है इस मंदिर पर, और चैत्याकार मेहराब बनाए गए हैं, विष्णु मंदिर है। तीसरा है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, ये रायपुर छत्तीसगढ़ में है, ये भी ईंटों से निर्मित है। राम मंदिर व जानकी मंदिर भी स्थित है, अब नष्ट हो गया है वो, और शिखर युक्त मंदिर है। चौथा है मुंडेश्वरी माता का मंदिर, बिहार के शाहबाद जिले में रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है और शिखर विहीन है। फिर हम देखेंगे पांचवा बौद्ध गया का बौद्ध मंदिर। इस मंदिर पर आमलक युक्त शिखर बना है। नोट क्या है, ईंटों से निर्मित मंदिर कौन कौन से है? भितरगांव का मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर रायपुर छत्तीसगढ़ में है, और पहाड़पुर राजशाही बांग्लादेश। ये मैंने यहाँ पे अलग से लिखा था क्योंकि मुझे याद होने में कंफ्यूज था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया था, बाकी हम पहले भी ये पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे स्तूप, यानी गुप्त काल में कौन कौन से स्तूप है। गुप्त काल में पुराने स्तूपों का ही नवीनीकरण हुआ है, यानी जो मौर्य काल में बने थे स्तूप, उनका वापस गुप्त काल में नवीनीकरण हुआ था। पहला है धमेक स्तूप, सारनाथ उत्तर प्रदेश में है, मूल निर्माता इसके अशोक है, और गुप्त काल में पूर्ण होता है। कुमार देवी अशोक की रानी थी। ये धमेक स्तूप बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में एग्जाम में पूछा भी जाता है। फिर है मीरपुर खास सिंध का स्तूप, यह पाकिस्तान में है। फिर है जरासंघ की बैठक का स्तूप, राजगीर बिहार में, नालंदा में। केसरिया बिहार का स्तूप। पांचवा है जोलिया, चार सद्दा एवं गांधार के तक्षशिला में भी स्तूपों का निर्माण हुआ था, ये कहाँ है? पाकिस्तान में। तो देखिए आज हमने पढ़ा मंदिर और स्तूप के बारे में पढ़ा गुप्त काल में, और देखिए गुप्त काल भी बहुत बड़ा है, तो आप धैर्य बनाए रखिए। मैं धीरे धीरे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगी, और जितने भी मेरे पास जीके के नोट्स है वो सारे भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगी आपको, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, आपको धैर्य बनाए रखना होगा और मेरे साथ में चलना होगा। और देखिए ये मैंने अपने हाथों से बनाए हैं नोट्स, जो आरबीएससी में चलती है 6 से 10 तक बुक, उनमें से बनाए हैं। और देखिए मैं आपको सीधा हलवा दे रही हूँ, अगर आप ये भी पढ़ लेंगे तो बहुत है, क्योंकि मैंने खुद इनको पढ़कर एग्ज़ाम दिया था। मैंने इतिहास और इनके लिए सबके लिए मेरे नोट्स ही पढ़े थे। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि मेरे पास में बुक थी, लेकिन मैंने उनमें से ये इतिहास, कला, संस्कृति और ये नहीं पढ़ा था। मैंने सिर्फ उसमें से ज्योग्राफी और पॉलिटिकली पढ़ी थी, क्योंकि टाइम भी बहुत कम था। और इस बार मैं तैयारी करूँगी तो मैं सिर्फ नोट्स ही पढ़ूँगी, मैं किसी बुक को नहीं देखूँगी, क्योंकि ज़्यादा डिटेल पढ़ने से अपना टाइम वेस्ट होता है। और ये शॉर्ट नोट्स हमारे एग्ज़ाम के 2-3 महीने में बहुत काम आते हैं, और ये शॉर्ट नोट्स ही हमारे रिवीजन के लिए बेस्ट है। अगर जितना हम इन शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करेंगे, हमारे सिलेक्शन लेने से हमें कोई नहीं रोक सकता। तो देखिए मैं आपको सीधा हलवा दे रही हूँ, अगर आप सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं और पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप इन नोट्स को अपनी नोटबुक में ज़रूर उतारें और अपने हाथों से लिखें। और मैं ये नहीं कहती कि आप सिर्फ मेरे नोट्स पढ़िए, आप चाहे तो कोई बुक्स पढ़ लीजिए, उसमें से देख लीजिए आप कि ये नोट्स आपके फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग है या नहीं। अगर आपको लगे तो आप मेरे चैनल से जुड़िए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि दूसरे साथियों को भी मतलब मदद हो सके, उनकी भी सहायता हो सके। मेरे पास नोट्स पड़े हुए थे तो मैंने सोचा मैं दूसरों के साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि पढ़े पढ़े ज़्यादा तो हो रहे नहीं है ये, तो ये आपको आपके लिए अच्छी हेल्प हो जाएगी और आपके लिए रामबाण साबित होंगे। और मैं इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी, आप वहाँ से पहले यहाँ पे क्लास देखिए, क्लास देख के आप फिर बाद में नोट्स बनाइए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।